नमस्कार, मैं अजय कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पलटू राम का नाम लगाकर तंज कसा जा रहा है। तंज अपने आप में नहीं बनते हैं, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, तभी तंज बनते हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है कि नीतीश कुमार ने 5 बार पाला बदला है। अब की बार तो राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी की पार्टी के साथ मिलकर के 18 महीने से भी कम की सरकार चली और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। इसलिए नीतीश कुमार को जो लोग पलटी कुमार या पलटू राम कहकर मजाक उड़ा रहे हैं, वह अपनी अभिव्यक्ति में गलत नहीं है, मगर नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को जो लोग केवल पलटी कुमार या पलटू राम के नाम से परिभाषित कर रहे हैं, वह बहुत गलत कर रहे हैं। वह न तो बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और न ही बिहार सहित हिंदी प्रदेश के जनमानस को बर्बाद करने वाली प्रक्रिया को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1990 से लेकर के साल 2020 तक के बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणामों को उठाकर देख लीजिए। बिहार की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। गठबंधन करने के बाद ही सरकार बनी है। मतलब सरकार बनाने के लिए गठबंधन बिहार की मजबूरी है और गठबंधन करना लोकतंत्र के लिए कोई गलत बात नहीं है। गठबंधन गलत तब होता है जब उसका आधार अनैतिक और बेईमान किस्म का होता है। गठबंधन के पीछे लेन देन जनविरोधी किस्म का होता है। साल 2020 के बिहार के विधानसभा का चुनाव परिणाम देखिए। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा पार करना होता है। नीतीश कुमार जिस जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, उसके केवल 45 विधायक चुनकर जीत कर आए। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी के दल के विधायक चुनकर आए, वह उनकी संख्या 79 थी। दूसरे नंबर पर भाजपा के 78 विधायक चुनकर आए, यानी बिहार विधानसभा में विधायकों की गिनती के लिहाज से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। मगर इसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। ऐसा क्यों है? यहां पर सालों साल राजनीति में रहने के बाद बना नीतीश कुमार का व्यक्तित्व काम करता है। नीतीश कुमार बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स के भी चेहरे हैं और ईबीसी पॉलिटिक्स के भी चेहरे हैं। बिहार की जातीय जनगणना से निकलकर आया है कि बिहार के तकरीबन 63% लोग ओबीसी और ईबीसी की जातियों से ताल्लुक रखते हैं। यानी नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर आप पिछड़ी जाति की राजनीति में प्रतिनिधित्व के तर्क को ढंग से पेश कर सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के साथ की राजनीति भी रही है और उनके विरोध की भी राजनीति रही है। भाजपा के साथ की भी राजनीति रही है और भाजपा के विरोध की भी राजनीति रही है। सामाजिक न्याय की भी राजनीति रही है, गवर्नेंस की भी राजनीति रही है। यह सब कुछ मिलजुल करके नीतीश कुमार को एक ऐसे पोजीशन पर बैठा देता है कि जहां से वह अपनी आसानी से इधर से उधर जाने की बार्गेनिंग कर सके। द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद बड़ी बारीक बात लिखते हैं कि नीतीश कुमार जानते हैं कि जब तक किसी का साथ नहीं मिलेगा तब तक वह सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यह भी समझते हैं कि अगर वह अपना समर्थन देते हैं तो जिस पार्टी को वह अपना समर्थन देंगे उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे भाजपा अब भी बिहार में केवल ऊंची जातियों की पार्टी है, वह बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के सत्ता में नहीं पहुंच सकती है। केवल ब्राह्मण और भूमियारों की पार्टी है। अगर नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे तभी वह सत्ता में रहेगी, तभी वह कुछ ऐसा कर पाएगी कि पिछड़ी जातियों का भी भरोसा जीत पाए। कमोबेश यही हाल राजद का भी है। वह भी केवल यादवों और मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। वह चुनाव में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, फिर भी तब तक सत्ता में नहीं पहुंच सकती है जब तक अन्य जातियां भी उसे वोट ना दे। तो तेजस्वी की पार्टी भी सत्ता में जाने के लिए नीतीश कुमार की तरफ ताकती है। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी रहेंगे तो भविष्य की राजनीति के लिए तेजस्वी उभर कर आएंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार इधर या उधर सौदेबाजी करने की सबसे बढ़िया स्थिति में रहते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ दुश्मनी का संबंध साझा करते हैं, मगर उसके बावजूद भी जब उनके पक्ष में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं, फिर भी वह चाहते हैं कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार उनके पाले में चले आएं। यह सारी बातें इसलिए बताई गई हैं ताकि आप समझ पाएं कि नीतीश कुमार पलटू राम और पलटी राम इसलिए हैं क्योंकि भाजपा और राजद की राजनीति उन्हें पलटने का भरपूर मौका देती है। एक तरह से कह लीजिए तो भाजपा और राजद की राजनीति भी पलटी कुमार का ही एक हिस्सा है।
रही बात इन सारी बातों की कि अमित शाह ने क्या कहा था कि वह चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में नहीं आने देंगे, या नीतीश कुमार ने कहा था कि वह चाहे जो भी हो जाए एनडीए में नहीं जाएंगे, तो आप सबको पता है कि भारत की राजनीति में मंचों पर जो कहा जाता है और जो हकीकत में किया जाता है उसके बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नैतिकता भारतीय राजनीति का गुण नहीं है, बेईमानी भारतीय राजनीति का गुण बन चुकी है। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की, जिनकी कथनी और करनी के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, उन्हें केवल भारत रत्न देने के लिए रखा गया है। उनसे नेता कुछ सीखते नहीं हैं। किसी जगह की राजनीति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोगों का विचार विमर्श क्या है, जनमानस कैसा बन रहा है, वह कैसा नजरिया रखता है। अफसोस की बात यह है कि पैसे के दम पर कॉरपोरेट मीडिया ने हिंदी प्रदेश के पूरे जनमानस को भोथरा बना दिया है। भाजपा के पास पैसे का समंदर है और हिंदी की पूरी मीडिया भाजपा के निहित स्वार्थों के लिए काम कर रही है, बिना यह बताए कि किस तरीके से पैसे और मीडिया के खेल ने जनता के मानस को हड़प लिया है। राजनीतिक विश्लेषण की कोई भी धागे को पकड़ना बहुत ही गलत धागे को पकड़ना होगा, बहुत ही गलत विश्लेषण होगा। नरेंद्र मोदी को कल्ट बनाने की कोशिश 24 घंटे की जा रही है। नरेंद्र मोदी के प्रति मीडिया में किसी भी तरह की क्रिटिकल आवाज नहीं है। असर की रिपोर्ट से पता चलता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने की वजह से गांव देहात के बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनका पूरा मानस बर्बाद हो रहा है, उनका पूरा बचपन बर्बाद हो रहा है। मगर मीडिया वाले इस तरह का सवाल नरेंद्र मोदी से नहीं पूछते हैं। उनकी परीक्षा पर चर्चा के लंबे लंबे भाषण पूरी चमक दमक के साथ मीडिया वाले टीवी स्क्रीन पर घंटों चलाते हैं, मगर क्या किसी को हिम्मत है कि वह असर की रिपोर्ट के बारे में नरेंद्र मोदी से पूछ दे? नरेंद्र मोदी की बातों, कदमों, नीतियों, योजनाओं किसी का भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है। ऐसे में विपक्ष का कमजोर दिखना स्वाभाविक है। अगर राजनीतिक हवाएं अपने साथ न हो तो उसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए नेता जमीन पर उतरता है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों की परेशानियों से जुड़ता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के जरिए यही काम कर रहे हैं, मगर इसके खिलाफ भी प्रचार करने में गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत न्याय यात्रा को भारत अन्याय यात्रा कहकर पेश किया गया है। कमजोर विपक्ष सर ना उठाए, इसलिए भारत सरकार की जांच एजेंसियां भी नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के पीछे छोड़ रखी है। बिहार की राजनीति ही देख लीजिए। लालू यादव का परिवार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जा रहा है, तो नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में किसी न किसी तरह से उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की सारी प्रवृत्तियों ने मिलकर के हिंदी प्रदेश के पूरे राजनीतिक भूगोल को भाजपा के पक्ष में मोड़ दिया है। एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष की हर मजबूत संभावना को कई प्रक्रियाओं के जरिए लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इन सबके साथ भाजपा का हिंदू मुस्लिम बंटवारे पर लगातार काम चलता रहता है। जो भाजपा के मुताबिक हिंदू है, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जय जयकार करता है, वही राष्ट्रवादी है। इस तरह का विमर्श गढ़ा गया है और इसके लिए प्रचार किया जाता है। जो संविधान की बात करता है, संविधान की मूल्य की बात करता है, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है, वह देशद्रोही है। इस तरह की बात फैलाई गई है। राम मंदिर बनाना भारत सरकार का काम था, इस तरह की बात फैलाई गई है कि किसी भी सरकार ने राम मंदिर नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी ने वह करके दिखाया जो किसी ने करके नहीं दिखाया। नरेंद्र मोदी के सामने सारे नेता बेकार हैं। भारत की राजनीति के बारे में इस तरह की बातों को उन लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है जो लोग अपनी पूरी जिंदगी से रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का संघर्ष करते रहते हैं। मतलब बड़े ही बेईमान ढंग से लगातार हिंदी प्रदेश में जनमानस को भाजपा की तरफ मोड़ा जा रहा है। भारत के हिंदी प्रदेश में बनी इस राजनीति के तासीर में आप नीतीश कुमार सहित विपक्ष की राजनीति को तौल कर देखिए। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने के ठोस कारण क्या होंगे, इसका जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। मगर जिस बात पर सबसे मजबूत संभावना बनती है और जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वह यही है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पूरी तरह से डूबने से बचाने के लिए जरूरी है कि भाजपा का हाथ थाम लिया जाए। कुछ अपने राजनीतिक सूत्रों के हवाले से मैं बताऊं तो बात यह है कि जो नीतीश कुमार ने भाजपा में जाने का फैसला अचानक नहीं लिया है। इस कवायद के पीछे उनकी पार्टी के भीतर पिछले 3 महीने से बातचीत चल रही थी। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की तरफ से चुनावी राजनीति में दमखम रखने वाले हर सदस्य से बात की
और बातचीत के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर वह भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो उनकी पार्टी में ही विद्रोह हो जाएगा। नीतीश कुमार के पीछे अगर आप 45 विधायक और कुछ सांसद देख पा रहे हैं, तभी आप समझेंगे कि नीतीश कुमार तभी तक नीतीश कुमार हैं जब तक यह विधायक और सांसद उनके साथ हैं। अगर यह उनके साथ नहीं है तो नीतीश कुमार क्या किसी भी बड़े नेता की कोई औकात नहीं है। राजनीति में सबसे मुश्किल काम खुद को संभालना नहीं होता है, पूरी झुंड को संभालना होता है। वह पूरी झुंड जिससे मिलकर के आपका गुट बनता है, आपकी सरकार बनती है। मौजूदा वक्त में तो यह बहुत ही मुश्किल काम है जब किसी भी नेता के पास विचारधारा नहीं है, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है, नैतिकता नहीं है, उसे पैसे के दम पर केवल और केवल जीत ही चाहिए, तो बहुत संभावना है कि हर संभावित उम्मीदवार पैसे के दम पर उस जगह पर खुद को फिट बैठाने की कोशिश करे जहां से आसानी से चुनाव जीत सकता है। हालांकि भारत के हिंदी प्रदेश की जनमानस को नरेंद्र मोदी के भोंपुओं ने जिस तरीके से बर्बाद कर दिया है, उसमें आंकड़ों का ज्यादा महत्व दिखता नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से हारी है, उसके बाद आंकड़ों के जरिए व्याख्या करना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी आंकड़े भी देखिए तो पता चलता है कि साल 2014 में जब जनता दल यूनाइटेड बिना भाजपा के साथ लड़ी थी तो उसे लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों के बीच महज 2 सीटें हासिल हुई थीं। और साल 2019 में जब नीतीश कुमार की पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी थी तो उसे 16 सीट हासिल हुई थी। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके का राजनीतिक व्याकरण हिंदी प्रदेश में बन रहा है, उसमें नीतीश कुमार को लगा होगा कि अगर वह लालू यादव की परिवार की पार्टी के साथ रहेंगे तो लोकसभा चुनाव गंवा देंगे और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी उनकी राजनीतिक पहचान कमजोर होती जाएगी, क्योंकि राजद के जिस गठबंधन के साथ वह काम कर रहे हैं, वह अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में आगे की संभावनाएं किस करवट बैठ रही हैं। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके पास सुशासन बाबू का तमगा है, मगर यह तमगा अब धूमिल हो चुका है। इस तमगे पर पलटू राम का तमगा हावी हो चुका है। नीतीश कुमार की पार्टी को कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। वह कभी बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ जाकर के सरकार बनाते रहे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें राजनीतिक खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लोक स्मृतियां जटिल बेईमानियों को भले ना याद रखती हों, मगर उनकी आंखों के सामने तैर रही सरल बेईमानियों को हमेशा याद रखती हैं। पलटू राम नीतीश कुमार को भाजपा के समर्थक नहीं पसंद करते हैं और राजद के समर्थक भी नहीं पसंद करते हैं। लोकनीति CSDS का आंकड़ा बताता है कि साल 2010 में तकरीबन 60% लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद नीतीश कुमार थे और 2020 में यह आंकड़ा गिरकर के 36% पहुंच गया। 2005 के बाद जदयू को 2020 में सबसे कम विधायक मिले थे। मतलब पलटू राम की बार बार पलटने की वजह से जनता के बीच उनकी छवि बहुत धूमिल हुई है, उनके प्रति भरोसा बहुत कम हुआ है। मगर इन सबके बावजूद नीतीश कुमार ने 18 महीने के राजद के कार्यकाल में कास्ट सेंसस करवा दिया। जाति जनगणना के जरिए यह बता दिया कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी तकरीबन 27% के आसपास है और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% के आसपास है। 36% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी की प्रतिनिधित्व की उम्मीदवारी करने के लिए बहुत सारे नेता हैं और अगर उन सब नेताओं में सबसे मजबूत उम्मीदवारी किसी की है तो नीतीश कुमार की है। तो यहां पर नीतीश कुमार को फायदा मिलता हुआ दिखता है। जहां तक राजद की बात है, मतलब तेजस्वी की पार्टी की बात है, तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की 18 महीने के शासनकाल में बहुत ज्यादा उभर कर आए हैं। बिहार में भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ी उम्मीदवारी तेजस्वी यादव की देखी जा रही है। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए जाति जनगणना करवा दिया और लाखों नौकरियां देने का वादा भी पूरा कर दिया। मतलब तेजस्वी के साथ सोशल जस्टिस का कार्ड भी है और नौकरियों के लिहाज से देखें तो गवर्नेंस का कार्ड भी है। मगर दिक्कत यही है कि अभी भी तेजस्वी यादव की पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस यादव और मुस्लिम समुदाय है। यह दोनों मिलकर के बिहार की आबादी का 1/3 हिस्सा बनाते हैं, मगर फिर भी केवल इन्हीं दोनों समुदाय के बलबूते बहुमत का आंकड़ा छूना बहुत मुश्किल काम है। बिहार के पिछड़ी जातियों के समूह के बीच यादव जाति के लोगों को दबंग जाति बताने का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। यह बताया जा रहा है कि देखो, यह जो जाति है यह दबंग जाति है, इसकी हरकतें बहुत बुरी हैं। यानी भीतर ही भीतर एक ऐसा माहौल चल रहा है जहां पर पिछड़ी जाति के लोग यादव जाति से दूरी बनाने की कोशिश करें। इन सबको काटने की कोशिश तेजस्वी यादव की राजनीति को करनी पड़ेगी।
कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो समीकरण कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है। बेईमान पैसा और बेईमान मीडिया के दम पर लोकसभा चुनाव के लिए हवाएं भाजपा की तरफ चल रही हैं। भविष्य की विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की मजबूत दावेदारी है, मगर उनके सोशल जस्टिस के कार्ड में नीतीश कुमार की भी सेंधमारी है। मतलब कास्ट सेंसस करवाने के दावेदार के तौर पर केवल तेजस्वी यादव नहीं है, नीतीश कुमार भी मौजूद हैं और नीतीश और तेजस्वी दोनों मौजूद हैं। बिना नीतीश कुमार के भाजपा का बिहार की विधानसभा में सरकार बनाने की योजना बहुत ज़्यादा कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि उनका अभी भी सपोर्ट बेस ब्राह्मण और भूमियारों का है। और बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव की बिहार की विधानसभा में सरकार बनाने की योजना भी कमजोर दिखाई देती है, मगर उतनी कमजोर नहीं दिखाई देती है जितनी कि भाजपा के लिए दिखाई देती है। बिहार में अभी विपक्ष का सारा दारोमदार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर है कि वह किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं। यादव और मुस्लिम के साथ बिहार की अन्य जातियां भी उनके साथ खड़ी हो पाती हैं या नहीं, और नौकरियों के लिए गवर्नेंस के मुद्दे पर बिहार के बेहतर भविष्य के लिए तेजस्वी यादव पर लोग भरोसा कर पाते हैं या नहीं। जहां तक बात रहे नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में जाने पर इंडिया अलायंस की हालत की, तो इतनी बात तो आप सब जानते हैं कि अगर सचमुच में लड़ाई केवल सत्ता हथियाने के बजाय इंडिया को बचाने की है, तो वह नीतीश कुमार जैसे विचारहीन और अनैतिक नेताओं के बलबूते नहीं संभव हो पाएगी। ऐसे नेता जितनी जल्दी हो सके भारत बचाने के अभियान से अलग हो जाएं, उतना ही अच्छा होगा। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।